फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं हमारे पास। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अगर हम स्ट्रेट अवे बेसिक फैक्ट्स इन दोनों फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं जो दोनों ही फंड्स हैं, अगर हम फंड की एज सेट देखें तो दोनों ही फंड जो है ऑलमोस्ट 9.5 to 10 ईयर्स के हैं, यानी कि हमारे पास कंसिडरेबल हिस्ट्री इन दोनों ही फंड्स के बारे में। अगर हम स्ट्रेट अवे सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो नॉर्मली फंड्स की अगर एज होती है सिमिलर तो इसके फंड साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि ये दोनों ही फंड्स कितना एसेट्स मैनेज कर रहे हैं, काफी बड़ा डिफरेंस है। आप देखेंगे वहां पे मोतीलाल ओसवाल के सिर्फ 5,500 करोड़ ही हुए हैं, और वहीं पे आपका जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है उसके 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का एसेट ये मैनेज कर रहा है। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस बन जाता है। अगर ज्यादा किसी फंड के अंदर ज्यादा फंड्स होते हैं दैट मीन्स कि काफी पॉपुलर फंड है, लोगों ने उसके अंदर बहुत टाइम से और काफी हेवीली सम इन्वेस्ट किया हुआ है। मिड कैप्स के अंदर एयूएम जो थोड़ा ज्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होता है, क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो अगर स्मॉल कैप्स होता है तो वहाँ पे आपका ज़्यादा यूएम मुश्किल हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाता है, कंसिडरिंग कंसिडरिंग क्योंकि आपका पता है स्मॉल कैप्स के अंदर आपकी लिक्विडिटी कम होती है और थोड़ा सा फंड मैनेजर को प्रॉब्लम होती है फंड्स को एलोकेट करने के अंदर। तो हम ऐसा फंड प्रेफर करते हैं जनरली जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो यहाँ पे काफ़ी स्टार्क डिफरेंस है इन दोनों ही फंड्स का। अगर हम आगे बढ़े और देखें कि एक्सपेंस रेशियो में हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका मोतीलाल ओसवाल का काफी ज्यादा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों फंड्स के अंदर काफी डिफरेंस है। वहीं पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल है उसके अंदर सिर्फ 33 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, यानी कि बहुत ही कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड है हमारे पास। इसकी जो टॉप 10 कंपनीज हो जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी फंड्स की परफॉर्मेंस, उन कंपनीज की परफॉर्मेंस पूरे ओवरऑल फंड्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। वहीं पे अगर हम कोटक को देखें तो काफी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है, ऑलमोस्ट 78 नंबर ऑफ कंपनीज हैं, तो बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं है। जनरली इस कैटेगरी है, इस जो आपकी मिड कैप्स के अंदर होती हैं तो ये ऑलमोस्ट एट पार है कैटेगरी एवरेज से। अगर हम फर्दर देखें मार्केट कैपिटल एलोकेशन कैसे हुआ है दोनों ही फंड का, तो हम देखते हैं यहाँ पे आपकी जो मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं वो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, 66 to 67। मार्जिनली अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनीज आपकी मिड कैप्स के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट दो मेजर जो डिफरेंस है कि आपका एयूएम डिफरेंस और आपकी जो नंबर ऑफ कंपनीज है, ये दो म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर नंबर ऑफ कंपनीज कम हो जाती हैं तो वो फंड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो बेट ले रहा है लार्जली आपकी टॉप 10 कंपनीज के ऊपर। हम उन सब सेक्टर्स और अपनी कंपनीज के ऊपर भी आएंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा रिस्क पैरामीटर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड अपने कंपनीज के हमने पैरामीटर्स देखे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा एंड रेशियोज। और यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो आपका मोतीलाल ओसवाल बेटर स्कोर कर रहा है। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको पता है कम होनी चाहिए, तो कोटक की तो यहाँ पे कम है। बट अगर हम अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा आपको रिटर्न्स बताता है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे आपका मोतीलाल की वैल्यू काफ़ी बेटर है। बीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि ये आपके वॉलेटिलिटी बताता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्जिनली आपकी मोतीलाल ओसवाल की वैल्यू बेटर है। और अगर हम रेशियोज की बात करें जो कि आपके रिटर्न्स साथ में रिस्क पैरामीटर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें बताते हैं और इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं मोतीलाल ओसवाल की वो बीट कर रही हैं कोटक से। तो अगर हम रिस्क पैरामीटर्स पे आते हैं तो क्लियरली आपका जो फंड है मोतीलाल ओसवाल वो कहीं ना कहीं आपकी बेटर परफॉर्म कर रहा है दैन द कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स, एटलीस्ट इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का हम कंपैरिजन में देखते हैं तो। और ये काफ़ी स्ट्रेंज भी है कंसिडरिंग आपका, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम है मोतीलाल ओसवाल के अंदर एंड स्टिल इट इज़ मैनेजिंग कि आपका रिस्क पैरामीटर्स को मैनेज किया हुआ है, दैट्स अ कमेंडेबल थिंग। नाउ हम इस पे कंपनीज पे आने से पहले लेट्स सी कि इसकी जो सेक्टर्स हैं लोकेशन कैसे हैं। दोनों ही जो कंपनीज हैं आप देखेंगे फंड्स हैं उन्होंने अपने टॉप से लोकेशन काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स में किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल जहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल एंड सर्विसेज सेक्टर की कंपनीज है, काफ़ी अच्छा लोकेशन इसने टेक्नोलॉजी पे किया हुआ है। वहीं पे आपका कोटक का जो है आपका कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स एंड मटेरियल्स, इन सेक्टर्स के अंदर इसने एलोकेशन किया हुआ है। अगर हम आ जाते हैं डिटेल में कंपनीज समझने के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया मोतीलाल ओसवाल के अंदर आपकी टॉप 10 कंपनीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 33 कंपनीज ही हैं हमारे पास इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो टॉप एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो इसने किसको किया हुआ है, जोमेटो को ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जोमेटो की परफॉर्मेंस बहुत ही स्पेक्टाकुलर रही है। जो स्टॉक ऑलमोस्ट 40-50 रुपीज का होता था क्लोज टू 100 रुपीज पे आ चुका था, आपको ऑलमोस्ट 100% रिटर्न्स दे दिए इतना लास्ट 6-7 मंथ्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाता है, या आप बोल सकते हैं रीजन बन जाता है फॉर अ गुड परफॉर्मेंस फॉर मोतीलाल ओसवाल।
उसके आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो अगेन ऑटो सेक्टर से आता है। यहाँ पे आपके पास 7.5% है एलोकेशन। अगेन वी हैव द टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक केपीआईटी टेक्नोलॉजी, गुड कंपनी, यहाँ पे आपके पास 7% है। अगेन वी हैव द कोफोर्ज लिमिटेड, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी की एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, 6.5%। परसिस्टेंट सिस्टम्स आपकी अगेन एक आईटी सेक्टर की आपकी मिड कैप कंपनी है, इसका भी एलोकेशन आपके पास क्लोज टू 5.5 to 6% हो चुका है। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज टॉप के अंदर जो है मोरलेस इसके अंदर आईटी सेक्टर, यानी कि आईटी हैवी लोडेड है ये, यानी कि बहुत डिपेंडेंट हो जाता है। अगर आईटी सेक्टर कभी नहीं चलेगा या फिर चल रहा है तो ये थोड़ा सा उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया आईटी सेक्टर पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वी हैव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वी हैव दीपक नाइट्रेट, वन ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी, वी हैव स्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, वन ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर कंपनी, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है फंड का यहाँ पे। वी हैव पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, भारत डायनामिक्स। तो ये आपकी हो गई टॉप 10 कंपनीज। अगर हम कोटक में आ जाते हैं, कोटक के अंदर हम देखते हैं कि कैसे इसने एलोकेशन किया हुआ है। तो हमारा टॉप कंपनी जो है वो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की कंपनी है, सुप्रीम इंडस्ट्री, क्लोज टू 4.5% का लोकेशन है। और देन वी हैव कमेंस इंडिया, कमेंस आपको पता है कि डीजल इंजन पंप्स बनाता है, क्लोज टू 3.5%। देन वी हैव शाफलर इंडिया, वी हैव परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो मिड कैप कैटेगरी के फंड की कंपनी है, हमने अभी भी डिस्कस किया, आपके 2.5%। उसके बाद है हमारे पास एब्रेसिव एंड बेरिंग्स कंपनी एसकेएफ इंडिया, ओब्राय रियलिटी, रियलिटी सेक्टर्स कंपनी। फिर हमारे पास कजारिया सिरामिक्स, थर्मैक्स लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज, जो कि आपकी स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री कंपनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका एलोकेशन जो है कैपिटल गुड्स, केमिकल कंपनी, इन सब सेक्टर सर्विसेज कंपनीज के अंदर हुआ है, थोड़ा सा मिक्स है। बट वहीं पे आपका मोतीलाल ओसवाल वो काफी कंसंट्रेटेड है आपका आईटी सेक्टर के अंदर। थोड़ा सा रिटर्न्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे 6 मंथ्स के अंदर आपका जो है मोतीलाल ओसवाल ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। 1 ईयर के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल ने बेटर परफॉर्म किया है। ये एक रीजन बन जाता है कि लेटली अगर हम देखें तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है फंड, क्योंकि रिसेंटली लोग रिसेंट रिटर्न्स देख के ही फंड के अंदर इन्वेस्ट करने लगते हैं। फर्दर अगर हम 5 ईयर्स के अंदर देखें तो दोनों ही फंड्स के रिटर्न्स जो है ऑलमोस्ट एट पार हैं। अगर हम ग्राफ को क्लोजली देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पहले कभी कोटक के रिजल्ट्स अच्छे थे या रिटर्न्स अच्छे थे और फिर मोतीलाल के कभी बेटर हो गए। तो अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो सबसे पहले तो आपको जानने की जरूरत है कि आपको मिड कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर करना है, सिर्फ रिसेंट परफॉर्मेंस देख के नहीं करना है। अगर आपको मोतीलाल ओसवाल की आपको सही लगता है स्ट्रैटेजी जिसके अंदर ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड बेट लेके चलता है, एक सेक्टर के ऊपर इसने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है, तो आप इस तरीके के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा बेट लेना है जो थोड़ा सा मोर डाइवर्सिफाइड है, कंपनीज भी ज़्यादा हैं, तो आप कोटक इमर्जिंग को देख सकते हैं। दोनों ही फंड्स अच्छे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं, तो ये थोड़ा सा और अच्छा फैक्टर हो जाता है इन दोनों फंड्स के लिए। हम कोई पर्टिकुलर फंड को रिकमेंड नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये वीडियो दिखाने का सिर्फ एजुकेशन के लिए। फाइनली आपको जो एडवाइस आपके जो फंड मैनेजर या पर्सनल एडवाइजर थे उनके बाद ही आप करिए। आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।